तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 390 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड रिजर्वेशन से लेकर और साथ में ऑरिजिन वर्ल्ड को सुधारने से लेकर है। और कल वाले एपिसोड में हम लोग फाइटिंग को देखने वाले हैं क्योंकि लूफिंग उन सभी से लड़ने के लिए जाता है ताकि वो अपने टेरिटरी को फिर से ऑक्यूपाई कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफिंग सबसे पहले अपने मास्टर के रिलेटिव्स को जाकर जिंदा कर देता है। वहीं पे लूफिंग अब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में फिर से वहीं पे रहता है, तो वो दूसरे बंदों के भी पास जाता है। अब हमें सीन चेंज कर ऑरिजिन वर्ल्ड के ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यानफेंग एंचेस्टर और लीटिंग एंचेस्टर मतलब ये थंडर एंचेस्टर ही होते हैं, वो दोनों अपने सेक्लूडेड कल्टीवेशन केव से बाहर निकलते हैं और वो वहाँ पर अपने काउजन इफेक्ट के थ्रेड को फॉलो करते हुए सीधे मोरोसा जो कि ह्यूआंग सिटी में था उसके पास चले जाते ताकि उससे मिला जा सके। अब यहाँ पे रास्ते में यानफेंग एंचेस्टर और लीटिंग एंचेस्टर अभी भी यार कंफ्यूज होते हैं, मतलब उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, वो खुद को शांत भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लूफिंग वो एक्चुअली एक लॉर्ड बन चुका है। अब यहाँ पे वो सब कल्टिवेशन में सेक्लूजन में चले जा चुके थे, इसलिए लूफिंग के ब्रेक थ्रू के बारे में उन्हें तुरंत नहीं पता चला था। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता चल चुका होता है कि लूफिंग एक लॉर्ड बन चुका है। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए था, मतलब उन्हें पता कैसे चला, तो पता चलता है कि कुछ मोमेंट्स पहले उन्होंने देखा कि कैसे उनके डार्क होली रियलम में कुछ हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स आए हुए थे जिन्हें चेंग लेकर ही आया था। अब ये सभी हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स पूरे के पूरे डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स की एब्सोल्यूट टेरिटरी होती हैं और यहाँ पर वो हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स आकर कहते हैं कि ये सारी जगह अब से लॉर्ड लूफिंग जो कि एक नए नवेले लॉर्ड हैं उनके अंदर आती हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सारे प्रैक्टिशनर्स को पता चल जाता है। यानफेंग एंचेस्टर और लीडिंग एंचेस्टर्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने कल्टीवेशंस को छोड़कर अपने क्लोन्स को मोरोसा से मिलने के लिए भेजवाते हैं ताकि वो अपने लूफिंग से अच्छा खासा रिश्ता जोड़ सके। मतलब अभी ब्रेक थ्रू कर चुका तो फायदा कुछ न कुछ तो उठाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वो लॉर्ड के बारे में अच्छे से जानते थे कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के एग्जिस्टेंस के अंदर सबसे जो हाईएस्ट एग्जिस्टेंस आता है उसे ही लॉर्ड कहा जाता है। एक लॉर्ड जो कि मैग्निफिसेंट होता है, इनविंसिबल होता है और ऑमनीपोटेंट होता है। अब लास्ट टाइम यानफेंग एंचेस्टर और थंडर एंचेस्टर्स ने अपने लूफिंग को देखा था तो लूफिंग ऑलरेडी उस वक्त तक सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस फ्यूजन डॉवल प्रैक्टिशनर बन चुका था और उस वक्त लूफिंग ने ही उनको समन किया होता है। तो लूफिंग के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। अब यहाँ पे उन्हें उस वक्त एक चीज़ पता चल चुकी थी कि लूफिंग की जो पावर्स है उसके हिसाब से लूफिंग कैजुअल से आराम से ब्रेक थ्रू कर जाएगा, लेकिन उन्होंने भी किसी और की तरह ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूफिंग इतना बड़ा ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंस बन जाएगा, जिसके साथ वो कहते हैं कि युआन के द्वारा काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स की लेगेसी छोड़ी गई है जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को अपॉर्चुनिटी मिल सके। और जबकि ये वर्ल्ड क्लस्टर्स अभी लूफिंग के अंदर आ चुकी है तो लूफिंग ही इन सभी चीज़ों को संभालने वाला है। ये ऑरिजिन वर्ल्ड अपने लूफिंग लॉर्ड के ही अंदर आती है तो ये उनकी एब्सोल्यूट टेरिटरी हो जाती है। ये पूरी की पूरी डार्क वर्ल्ड क्लस्टर अब लॉर्ड लूफिंग की एब्सोल्यूट टेरिटरी बन चुकी हैं, तो ये घर भी उनका खुद का ही हो चुका है। और वो ये सब बात करने लगते और कहते हैं कि लॉर्ड के रहते हुए कि आखिरकार हम दोनों एक खुद की किंगडम्स कैसे बना सकते हैं, आखिरकार वो पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर अपने हिस्से कैसे जता सकते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है। अब यहाँ पे वो समझ चुके थे कि लूफिंग की जो स्टेटस है उनके हिसाब से हम कुछ नहीं है, हम तो चींटी के भी बराबर नहीं है। अब सच की बात तो ये थी कि ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर उन्होंने बहुत एराज तक रहा था और यहाँ पर वो किंगडम्स को लेकर कोई मतभेद नहीं था। उन्होंने यहाँ पे एंशिएंट किंगडम्स इसलिए बनाए ताकि वो रिसोर्सेज को पा सकें, क्योंकि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी काफ़ी भर भर के रिसोर्सेज थे, बस उन्हें ढूंढना पड़ता था जिसके लिए लोग चाहिए होते हैं। इसलिए उन्होंने किंगडम्स को बनाया था ताकि वो रिसोर्सेज को प्राप्त कर सके। लेकिन जबकि लूफिंग आ चुका है तो लूफिंग ही उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लूफिंग की एक झलक ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिसके साथ दोनों
हिवांग सिटी के अंदर आ जाते हैं और मोरोसा के काजन इफेक्ट को फॉलो करते हुए उसके रेजिडेंस के पास आते हैं। अब मोरोसा को भी एहसास हो जाता है कि दोनों फाउंडर एंशिएंट किंगडम्स के फाउंडर्स मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मोरोसा वहाँ पे सिर्फ जानने के लिए, जिज्ञासु के लिए वो गेट के पास जाता है। केव रेजिडेंस का दरवाज़ा खोलता है और उसको पर्सनली ग्रीट करके अंदर लाता है। अब यानफेंग एंचेस्टर वहाँ पर ली टियांग एंचेस्टर दोनों अपने मोरोसा की बड़ी इज्जत से पेश आ रहे हो, तो पहले तो उसको ग्रीट करते और काफ़ी ज़्यादा हम्बल होते हैं। अब मोरोसा भी बस स्माइल करता है और यहाँ पे वो समझ जाता कि इन दोनों को मेरे मास्टर मतलब लू फेंग के बारे में पता चल चुका है। और वो कहता कि क्या तुम्हें पता चल चुका है? तो वहाँ पे वो दोनों कहता ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं, एक ग्रुप ऑफ हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हमें आकर सारी चीज़ें बताया था। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताता जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बस राइटर ने और एक लंबा लाइन लिख दिया होता है। जिसके साथ यहाँ पे यानफेंग एंचेस्टर ये कहता है कि हमारे पास जो ज़मीन है, जो किंगडम से, वो हम लॉर्ड्स को देना चाहते हैं क्योंकि हम अब लॉर्ड को सर्व करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मोरोसा ब्लिंक करने लगता है कि यहाँ पर क्या अपने लू फेंग लॉर्ड बन चुके हैं। मतलब मोरोसा को नहीं पता होता कि लू फेंग एक लॉर्ड बन चुका है, बस मोरोसा को ये पता था कि अपने मास्टर कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के एग्जिस्टेंस बन चुके हैं। वो इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट, इस ऑरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करना चालू कर चुके हैं, वो उसके मास्टर बन चुके हैं। जिसकी वजह से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो बहुत ऊपर तक जा चुके थे। लेकिन यार उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उसके मास्टर तो और भी ज़्यादा पावरफुल निकले। मतलब कि उसने सोचा था कि यार हो सकता है उसके मास्टर वर्ल्ड लेवल या फिर हाई लेवल बन चुके होंगे, लेकिन लॉर्ड यार उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसके मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और यहाँ पर उसको अपने मास्टर के लेवल के बारे में अभी जाकर पता चलता है। जिसके साथ मोरोसा कहते हैं कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे मास्टर्स ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से रीसेप कर देंगे। अगर यहाँ पे तुम विलिंग भी नहीं करना चाहते हो कि तुम अपने टेरिटरी को बरकरार रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो दोनों एंशिएंट किंगडम्स रह सकती है, तुम चाहो तो उनको बनाए रह सकते हो। तो यहाँ पे वो कहा था कि ठीक है हम लोग समझते हैं। लेकिन मोरोसा यहाँ पे उन सब की तरफ देख कर कहता है कि देखो मैं तुम दोनों से प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, मतलब बुरा तो नहीं होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी हमेशा ही मदद करते आऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें एक डायरेक्शन ज़रूर दिखा सकता हूँ। जिसको सुनकर वो दोनों बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। जिसके साथ मोरोसा कहता कि देखो डीचू मेरे मास्टर के टीचर हैं, उनके स्टेटस काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अगर डीचू तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे तो तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। मतलब नेचुरल है कि एक लॉर्ड से तुम्हारी मुलाकात होनी ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मोरोसा से जानता था कि यार अपने मास्टर के जो फॉलोअर्स हैं वो 3 फैक्शंस के अंदर डिवाइड हैं। सबसे पहले तो यार अपनी खुद की लू फेंग की फैमिली और अर्थलिंग्स, उनके स्टेटस उनके क्वेश्चन से भी बियॉन्ड थी। मतलब सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी अपने लू फेंग की फैमिली और अर्थलिंग्स की ही होती हैं। सेकंड फैक्शंस होती हैं अपने ऑरिजिन यूनिवर्स की, यूनिवर्स रेस, ह्यूमन रेसेस की, जिसके अंदर प्राइमर केओस, सिटी लॉर्ड, जियन, जांट एक्स ये सभी आते हैं और लू फेंग के टीचर्स भी इसमें आते हैं। मतलब कि यहाँ पर लू फेंग की फैमिलीज तो अलग होगी, अर्थलिंग्स अलग होगी, वो फर्स्ट नंबर पे आती है। वहीं पे सेकंड नंबर पे बात करें तो अपने ह्यूमन रेस आते हैं जो कि लू फेंग की इतनी ज़्यादा मदद की होती है। जो थर्ड आती है वो ओरिजिनल कॉर्टिनेट की फैक्शंस थी, जिसमें खुद मोरोसा था, डीचू था, जुओ सान की था और ये उसके कोर मेंबर्स थे। और साथ में यहाँ पर इन दोनों 2 एंशिएंट फाउंडिंग्स मेंबर्स को सिर्फ कनेक्शंस के रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ पे मोरोसा कहता है कि अगर डीचू, डी किंग, डीफू और डीमिंग की बात करें तो उसकी भी मास्टर के साथ अच्छी खासी रिलेशन है, क्योंकि जब अपना लू फेंग ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर गया था डार्क होली रियल में तो वहाँ पे इन सभी ने उसकी मदद की थी। मेनली डीमिंग मतलब डी किंग नहीं की थी, उन्हीं ने कुछ ज़्यादा उसकी मदद की थी। और डीचू की तो अलग ही बात है, वो तो लू फेंग का मास्टर ही होता है। अब यहाँ पे यानफेंग एंसेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। ऑफकोर्स किसे नहीं रिग्रेट होगा, जब उनके पास कुछ करने का मौका था तो उन्होंने किया नहीं। और यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि यार लू फेंग के दिल में उन्होंने उतनी ज़्यादा जगह नहीं बनाई जितनी कि उनके जूनियर्स ने बना ली है। उस वक्त उन्होंने लू फेंग के पोटेंशियल्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और उन्होंने उस पर पहले नहीं ध्यान दिया था। लेकिन जब तक वो लू फेंग पे ध्यान दे पाते हैं कि लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल वाला बंदा है, लू फेंग को उस वक्त उनकी मदद चाहिए ही नहीं थी। मतलब लू फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि उनके बिना ही अपना जीवन बसर कर सकता था, जिसके साथ उनमें और भी बातें होने लगती हैं।
लेकिन यहाँ पे लीटिंग एंड चेस्टर होते हैं वो यार वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ होता है, क्योंकि मतलब क्या है उदास होता है, क्योंकि जितने भी अपने लू फेंग के साथी थे जैसे डी चू, डी मिंग, डी किंग, वो सभी अपने यानफेंग एंसेंट किंगडम से बिलोंग करते थे। वही थंडर एंसेंट किंगडम्स की बात करें तो लू फेंग का साथ देने वाला कोई नहीं था, बल्कि वो सब कुछ ज़्यादा ही पापी किस्म के आदमी थे जो कि लोगों को मारकर खाया करते थे। जिसके साथ मोरोसा उन सब की तरफ देखकर मूर्ति भी कहता है कि मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जिसके साथ वो दोनों भी वहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ पे डीचू और उसके डिस्पर्स मतलब जितने भी लोग हैं उनके कनेक्शंस के बिना अपने ये दोनों बंदे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स लू फेंग इससे क्यों मिलने चाहेगा, क्योंकि ये 5 में लू फेंग के साथ कुछ भी अच्छा बिहेव नहीं किए होते हैं। जिसके साथ हमने फाइनली सीन चेंज कर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के काउंटलेस मतलब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के कॉस्मिक सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग खड़ा होता है। लू फेंग वहाँ पे सिंपली 3000 ऑरिजिन यूनिवर्स को देख पा रहा होता है। उसी के साथ लू फेंग खड़े खड़े बोलता है राइज, मतलब सेम टू सेम अगर आपने सोलो लेवलिंग देखी होगी तो कैसे सांग जिन वहाँ पे अपने शैडो सोल्जर्स को राइज कराता है, तो वहाँ पे शैडो सोल्जर्स उठना शुरू हो जाते, बनना शुरू हो जाते। सेम टू सेम वैसे अंदाज में अपना लू फेंग कहता है राइज, और एक सिंगल थाउट में वहाँ पे नए ओरिजिनल यूनिवर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे जो पहले 3000 यूनिवर्सेस मौजूद थे तो टोटल में 1 लाख यूनिवर्सेस हो जाते हैं। मतलब देख रहे हो कितनी बड़ी गैप है। लू फेंग की यहाँ पावर्स को अच्छे से समझो। लू फेंग ने क्या किया, 3000 यूनिवर्सेस ही कैपेसिटी थी यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन लू फेंग ने यहाँ पे सिंपली एक शब्द बोलने से ही यहाँ पे 1 लाख यूनिवर्सेस को जन्म दे दिया, जो कि अगर कहे तो इस जगह की मैक्सिमम कैपेसिटी होती, मैक्सिमम लिमिट होती है। लू फेंग ने उनको यहीं पे बाउंड कर दिया होता है। वहाँ पे बढ़ते ही वो नेचुरली अपने एवोल्यूशंस को भी स्टार्ट कर देते हैं। अब लू फेंग यहाँ पे इन सबको खुद से डेवलप होने देता है, मतलब लू फेंग ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता, वो उन्हें धीरे धीरे डेवलप होने देना चाहता था, बल्कि वो वहाँ पे सिर्फ एक इकलौते जो कि ओरिजिन यूनिवर्स के बगल में ही मिल्की वे होली लैंड यूनिवर्स होती है उसके बगल में एक ओरिजिन यूनिवर्स को बनाता है। और अपनी जो मिल्की वे होली लैंड यूनिवर्स थी जिसमें अपना लू फेंग मतलब ओरिजिन यूनिवर्स ही कह लो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है लू फेंग, और वो अपने उसी ओरिजिन यूनिवर्स के बगल में लाकर खड़ा कर देता है। अब इसमें उन सारे बंदों को रखा जाएगा जो कि रिजरेक्ट होकर आए हुए होंगे। लू फेंग, उसकी फैमिली, उसके ह्यूमन रेस, वो सभी यहाँ के कोर मेंबर्स की तरह काम आएंगे। और यहाँ पे लू फेंग ऑलरेडी उसमें लिस्ट को देख रखा था कि आखिरकार इसमें किस किस को रखना है। लू फेंग और ह्यूमन रेस अपने सारे प्लान्स के मुताबिक उन सबको रिजरेक्ट कर रहा था। एक कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो ओरिजिन कंटेंट के फैक्शंस में मोरोसा, डीचू, जोसान के थे, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने डिस्कशंस को चालू कर दिया था कि किसे किसे रिजरेक्ट करना है। जिसके साथ लू फेंग रिजरेक्शंस को शुरू कर देता है। और लू फेंग पूरे के पूरे स्टार सिस्टम्स के अंदर से स्पेस एंड टाइम के धागे को निकालता है और उसे निकालकर फ्यूचर टाइमलाइन में मतलब प्रेजेंट टाइमलाइन में ले आता है। और एक बार फिर से लू फेंग वहां पे मिल्की वे, सोलर सिस्टम, एज़्यूरे ब्लू प्लैनेट मतलब अपने अर्थ को क्रिएट कर देता है। सबसे पहले वो अर्थ पे लोगों को वापस से रिजरेक्ट करता है। काउंटलेस लाइफ वो रिवाइव हो जाते हैं। फॉलन वॉरियर्स, जनरल्स, सोल्जर्स, उनके फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स, वो सभी रिवाइव हो जाते हैं। जितने भी अर्थलिंग्स थे जो कि लू फेंग के सेम इरा से बिलोंग करते थे, उनकी सबसे कम रिजरेक्शंस थ्रेशोल्ड होती है। मतलब कि लू फेंग यहाँ पे क्या करता है कि किसी एक को रिजरेक्ट किया तो उसके फैमिलीज को भी रिजरेक्ट वो कर देता है। और यहाँ पे जब तक कि वो कुछ ज़्यादा ही भयंकर वाली पाप न की हो तब तक उन्हें वापस लाया जा सकता है। जिसके साथ एक एक करके लू फेंग सबको ले आता है। उस अर्थ पे 100 ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ्स रिवाइव हो जाते हैं, जिसमें कि लू फेंग ने सबसे ज़्यादा अटेंशन फायर हैमर स्क्वाड के मेंबर्स पे दिया था। हीरोज जो कि पास्ट में भी मौजूद थे और यहाँ पर वो बंदे जो कि ग्रेट निर्वाणा पीरियड में अपनी जान को गंवा चुके थे। लू फेंग सबको रिजरेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो पहले मतलब कि दादा परदादा, बेटा, पापा हर एक ही सिंगल समय में रिजरेक्ट हो जाता है। मतलब कि बाप बेटा सब एक टाइमलाइन में आ जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि ग्रैंडफादर, फादर और सन के एक इरा में आने की वजह से ये होता है कि जो बेटा होता है वो अपने बाप से भी ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो ग्रेट निर्वाणा पीरियड में बहुत ही जल्दी मारे जा चुके थे, जवान में ही मारे जा चुके होंगे। लेकिन जो बेटा होगा वो ज़्यादा लंबे समय तक जिया होगा, जिसकी वजह से वो बूढ़ा हो चुका होगा। मतलब उसकी एज अपने बाप से भी ज़्यादा
ज़्यादा हो चुकी होगी। तो यार कह सकते हो कि सभी जनरेशंस एक ही साथ आकर रहने लगे होते हैं, जिसके साथ बाकी के दूसरे प्लैनेट्स भी आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे और भी लाइफ से रिवाइव होने लगती है। डिटेल में नहीं बताया गया क्योंकि और भी मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स यहाँ पे हो सकते हैं, जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग सबसे ज़्यादा अर्थलिंग पे ध्यान देता है। लूफिंग मैंने कहा कि उनके फैमिलीज को भी रिजरेक्ट कर देता है ताकि वो गम में ना जी सके और पूरे के पूरे इंटायर रेसेस को जो कि महत्वपूर्ण है उन सभी को लाता है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जीनियस थे, हीरोज थे या फिर कोई पाइवोटल फिगर्स थे ह्यूमन रेस के जिन्होंने अच्छे खासे काम किए थे, उनको वापस लेता है, उनके फैमिलीज को भी रिवाइव कर देता है। लेकिन इसी के साथ हमें सीन चेंज कर एक ब्लडी फिगर को दिखाया जाता है जो कि मेट्रोलाइज बनना शुरू हो जाता है। उसके हाथों में एक एक्स मौजूद होती है और उसके एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं जब वो चारों तरफ देखने लगता है और वो वहाँ पे कहा था कि मैम मैं मरा नहीं हूँ और ये प्लेस तो ऑरिजिन यूनिवर्स की जैसे लगती है। जिसके साथ उस मोमेंट पे अपना जायंट एक्स चारों तरफ देखने लगता है, वो हैरान हो जाता है। अब वो यहाँ पे सारे गैलेक्सीज को महसूस कर पा रहा होता है, सारे यूनिवर्सेस को महसूस कर पा रहा था। उसे पता चलता है कि ये यूनिवर्स तो उसके ही यूनिवर्स के जैसा है, लेकिन इस यूनिवर्स में होने के बावजूद वो यहाँ के वर्चुअल यूनिवर्स को नहीं देख पाता, ऑफकोर्स क्योंकि ये दूसरी यूनिवर्स थी जो कि लूफिंग ने क्लोन यूनिवर्स बनाई थी जो कि सेम टू सेम ऑरिजिन मिल्की वे यूनिवर्स के जैसे ही होते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ों को देख पा रहे होते हैं। और जायंट एक्स के अंदर कई सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये सब कैसे हो गई। वो कहता कि मैं सर्टेन हूँ कि मेरी सोल तबाह हो चुकी थी, मैं कंप्लीटली मारा जा चुका था, तो आखिरकार एक मैं जो कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर लेवल का बंदा हूँ उसे कैसे रिजरेक्ट किया जा सकता है। और एक सिंगल थॉट में वो अपने वहाँ पे यूनिवर्स को चीर कर, मतलब एक्स से वहाँ पे अटैक करता है और वहाँ के यूनिवर्स मेम्ब्रेन्स को चीर कर उस वर्ल्ड से बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है उसकी जायंट एक्स फ्रोज हो जाती है क्योंकि वो सामने देखता है कि उसके ही जैसे एक सेम साइज में ऑरिजिन यूनिवर्स मौजूद है जो कि मिल्की वे होली यूनिवर्स होती है और उसके चारों तरफ वहाँ पे और भी काउंटलेस कॉलोजर ऑर्गेनिज यूनिवर्स होती है, मतलब कि और भी यूनिवर्सेस आ चुकी थी। जैसा कि लूफिंग ने 3000 से 1 लाख कर दिए थे, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है कि वहाँ पे और भी यूनिवर्स देखने को मिलेंगे ही और वहाँ पे सिर्फ अपने एक सिंगल झलक से 28 ऑरिजिन यूनिवर्स को देख पाता, मतलब कि वो बहुत ही पास आ चुकी थी। और इस चीज़ को देखकर वो जायंट एक्स कंप्लीटली स्टन हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये वैसा यूनिवर्स नहीं है जैसा कि मैम देखा करता था, ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और यहाँ पर वो सोचने लगता कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन तभी कुछ लोगों की आवाज़ आती है जो उससे कहता है जायंट एक्स, और कुछ फैमिलियल फिगर्स उसके पास आने लगते जिसमें होते प्राइमर के सिटी लॉर्ड, पेंगोंग, डार्कनेस, हिवांगजियांग, लॉन्गजिंग, होंग और बाकी सब भी होते हैं। अब जायंट एक्स उन फैमिलियर फेस को देखकर कहता है तुम, लेकिन वो देखता कि उनके सिर्फ वो मेयर क्लोन्स होते हैं, डिवाइन क्लोन्स होते हैं, लेकिन उनकी तुच्छ से क्लोन भी उससे ज़्यादा पावरफुल होते, मतलब समझ सकते कि वो कुछ ज़्यादा ही हायर लेवल में जा चुके। तो ऑफ कोर्स वो उस बंदे से जो कि जायंट एक्स है उससे पावरफुल तो होंगे ही। जिसके साथ प्राइमर के सिटी लॉर्ड उससे आकर कहते हैं कि जायंट एक्स चलो तुम्हारे इस नए एरा में वेलकम करते हैं। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लूफिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी ऑरिजिन वर्ल्ड का मास्टर बन चुका था और वो अभी अपने इंस्टिंक्ट से इस वर्ल्ड को इवॉल्व करा सकता था और वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता था। जिसके साथ लूफिंग कहता है कि ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसके साथ वो सिंगल थॉट में अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के एरियाज को बढ़ाने लगता है और वो उसको एक्सपैंड करता है और उसके कॉस्मिक सी के भी एरिया को घेर लेता है। मैंने आपको बताया था कि ऑरिजिन यूनिवर्स के बाहर मतलब इतने सारे यूनिवर्स है तो बीच में कहीं खाली जगह भी होंगी, तो वो खाली जगह कुछ और नहीं होती बल्कि वो कॉस्मिक सी होती है। तो लूफिंग क्या करता है कि उन कॉस्मिक सी के एरिया को भी घेर लेता है और उसको और भी बड़ा कर देता है अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को, और वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसके अंदर कई सारे टेरिटरीज आ जाती हैं। और वहाँ पर इससे होता क्या है कि जो कॉस्मिक सीन की जो सी की एनर्जी होती है वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाती है जो कि उसको यूज़ करने के लिए होती है। और पता चलता कि एट द एंड में ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की साइज 100 गुना तक बढ़ चुकी होती है। और यहाँ पर ये भी थी कि कॉस्मिक सी के अंदर जो 99% एनर्जी थी वो वेस्ट थी, बेकार थी, लेकिन यहाँ पर इसी वजह से वो सिर्फ 1 लाख ऑरिजिन यूनिवर्सेस को सस्टेन कर पाती थी। लूफिंग यहाँ पे सब चीज़ अच्छे से करता है, उसको 100
100 गुना बढ़ा देता है जिससे कि वो एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर सके। और 1 लाख ऑरिजिन यूनिवर्स को इसलिए बनाता है ताकि वो वहाँ पे एनर्जी को ले सके। अगर लुफिंग उससे ज़्यादा बनाता तो एनर्जी कम पड़ जाती, जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाते। और लुफिंग कहता कि एनर्जी वैसे ही यूज़ करनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से यूज हो सके। और लुफिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमेंस होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस ऑरिजिन वर्ल्ड्स की जो इमेंस एनर्जी रिजर्व होती हैं वो अपने लॉर्ड वुलान की रिजर्व्स को भी सरपास कर रही होती हैं। लॉर्ड वुलान अपने बॉडी को ऑरिजिन साइज की जितनी ही बड़ी रखते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी थी वो थोड़ी सी हायर टाइप की नहीं थी, वो अपने ऑरिजिन वर्ल्ड से थोड़ी सी लोअर थी, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल ही होती है। अगर कोई ये ऑरिजिन नॉर्मल ऑर्डिनरी ऑरिजिन वर्ल्ड की बात करें तो एनर्जी फैली हुई रहती है, लेकिन लुफिंग ने यहाँ पे इन सभी को कंट्रोल किया होता है। लुफिंग ने यहाँ पे इतना सब चेंज कर दिया और फिर से रिपीट करके वही सारी चीज़ें बताई गई होती, तो इसको स्किप करते हैं। अब लुफिंग कहता है कि मैं इसका मास्टर बन चुका हूँ। और यहाँ पे किसी ऑरिजिन वर्ल्ड का जो मास्टर होता है ना, तो वो अपने इस लाइफ को 100 गुना तक बढ़ा सकता है सिर्फ एक सिंगल थॉट में। अगर यहाँ पर किसी का मास्टर कोई नहीं रहा तो जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा। और लुफिंग इस डिफरेंस को जानकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस ऑरिजिन वर्ल्ड का कोई मास्टर नहीं होता तो वो सिंपली वीक होता है, लेकिन जिसका कोई मास्टर हो जाता है तो वो उसको 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। और ये बहुत बड़ी डिफरेंस होती है, जिसके साथ वहाँ पे चेंसी फाइनली आता है और लुफिंग से रिपोर्ट करता कि लॉर्ड ब्लड क्रेन डोमिनियन वो हमारे ऑक्यूपाइड टेरिटरी को देने से मना कर रहे हैं। उनकी एटीट्यूड हमारे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे क्लोन को भी तबाह कर दिया। और वो सारी चीज़ें अपने लुफिंग लॉर्ड को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हुई होती है। अब यहाँ पे लुफिंग कहता कि ओ ऐसी बातें। अब यहाँ पे लुफिंग ये अच्छे से जानता था कि उसके टेरिटरी के अंदर जो एंशिएंट ओमिनो फैक्शन है वो विड्रॉ हो चुकी है, लेकिन जो यंगर फोर्स है जैसे ब्लड क्रेन डोमिनियन वो तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट और एग्रेसिव हो रही है। और यहाँ पे लुफिंग गुस्से में क्या था कि मैंने बहुत पहले सुना था कि ब्लड क्रेन डोमिनियन वो डोमिनरिंग थी, लेकिन यार इतने बावजूद, इतने साल होने के बावजूद वो कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रैक्टिशनर टेरिटरी के अंदर रह कर ये इतना ज़्यादा गुस्से से एक्ट करेंगे, ऐसे एक्ट करेंगे, ये तो कुछ ज़्यादा है। लुफिंग को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। अब इसके आंखों के मतलब लुफिंग की आंखों में इनफिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर सिर्फ इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शन और आईएसपी के फैक्शन सिम लुफिंग से फाइट करने या फिर उससे बात या फिर कुछ बहस या फिर कुछ और करने के लायक हैं। और बात करें ब्लड क्रेन डोमिनियन की, तो आखिर लुफिंग क्या था कि उनके पास ऐसी क्या हक है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और लुफिंग कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है, वो क्या था कि चलो देखते हैं कि ये ब्लड क्रेन डोमिनियन कितना ज़्यादा कैपेबल है। और एक सिंगल थॉट में लुफिंग अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को अपने ऑरिजिन वर्ल्ड से निकाल कर उसी बॉर्डर के पास भेजने लगता है। मतलब लुफिंग कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है, क्या सा तुच्छ सा तुम बंदे, तुम प्राणी मेरे साथ कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हो, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और जबकि तुमने इसको नहीं माना तो अब तुम्हें इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें वॉर देखने को ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उसे हटने को राजी नहीं है और लुफिंग यहाँ पे अकेले मारने जा रहा है। तो फाइनली हम लोग लुफिंग की पावर्स को भी देखने वाले अच्छे से, जो कि हमने लॉर्ड्स और प्रैक्टिस मतलब उन इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के बीच में फाइट करते हुए उतनी अच्छे से नहीं देखी। उसने तबाह कर दिया, उसने मारा, ऐसा वैसा किया, लेकिन सोलो नहीं किया। तो फाइनली हम कल देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।